हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वायरस विषाणु। अब वायरस विषाणु मैं समझता हूं आप जानते ही होंगे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होता है। अब अगर आप हमारे पिछले सेशंस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अलगे, शैवाल, इनको हमने क्या करा है, इनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मदद से खत्म करा है। पर मुझे बताइए, क्या आपको वायरस नाम यहां पे नजर आ रहा है? तो निश्चित तौर पर नहीं आ रहा होगा। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम वायरस की बात करें तो इनका जो शरीर है वो नहीं बना होता है किससे? सेल वॉल से या फिर सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका भित्ति से या फिर कोशिका झिल्ली से। ये बना होता है किससे? ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन यानी प्रोटीन से, जो क्या करता है, इनको सभी जीवों से या सभी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायरस जो होते हैं ये क्या है, ये दूसरे जीवों से भी क्या है, कई गुना ज्यादा खतरनाक है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुझे बताइए, हम पानी को फिल्टर करते हैं तो क्यों करते हैं? तो उसको हम फिल्टर करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। पर अगर मैं बात करूं वायरस की, तो ये जो है फिल्टर करने पर भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। अब देखिए, मुझे बताइए, क्या ये डॉट आपको नजर आ रहा है? निश्चित तौर पे बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से वायरस भी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अति सूक्ष्म परजीवी कहा जाता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, इंसान तो इंसान, यहां तक कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से वायरस बैक्टीरिया या फिर किसी इंसान पर हमला करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, आउटर लेयर के ऊपर चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपना डीएनए जो है उसके अंदर छोड़ते हैं। डीएनए छोड़ने के बाद ये अपना आरएनए बना लेते हैं। और उसके बाद ध्यान दीजिए, वायरस जो है सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कोरोना की बात करें या किसी और वायरस की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये किसी भी बैक्टीरिया के या इंसान के सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जाने के बाद अपनी क्या करते हैं, ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज बनाने के बाद ये क्या करते हैं, सेल के अंदर से बाहर निकलते हैं और सेल को क्या करते हैं, तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जो क्या करता है, बहुत ही इनको खतरनाक बना देता है। खतरनाक ऐसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, जीवित या मृत होता है। पर जो वायरस है वो जीवित या मृत नहीं होते, वो सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मतलब सर देखिए, अगर वायरस आपके शरीर में, आपके सेल से, कोशिका से जुड़ गया है तो ये क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और अगर ये आपके सेल कोशिका से नहीं जुड़ा हुआ है, बाहर कहीं पे पड़ा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। मतलब इन्हें मारा नहीं जा सकता, ये एक ज़ॉम्बी के जैसे काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सर ये तो बात वायरस की हो रही है कि वायरस क्या होते हैं, पर इनसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो एग्जाम्स में क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये है वायरोलॉजी यानी विषाणु अध्ययन। पर इसके अलावा हम बात करें तो आपके माइंड में अभी भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर वायरस के बारे में हमें पता कब और कैसे लगा? तो वायरस के बारे में हमें पता लगा है एक वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम है इवानोवस्की। अब यहां तो ईयर भी लिखा हुआ है, पर देखिए ईयर जो है हमसे साइंस में नहीं पूछे जाते हैं। ईयर कहां पूछे जाते हैं तो बताइए आप ही। तो निश्चित तौर पे ईयर्स जो है हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब इवानोवस्की ने खोज कैसे करी? तो इन्होंने जो है ये एक तंबाकू की पत्ती में क्या कर रहे थे, मोज़ेक डिसीज जो है उसको देख रहे थे। और उसी को देखते समय इन्हें क्या पता पड़ा, वायरस के बारे में पता पड़ा। अब वायरस के बारे में अगर हम और डिटेल में डिस्कशन करें तो देखिए वायरस क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पादप विषाणु,
दूसरा जंतु विषाणु, और तीसरा जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। अब अगर मैं बात करूं पादप विषाणु की, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है उसके रूप में आरएनए पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये पादप विषाणु होते कैसे हैं, तो देखिए स्लाइड में, ये देखिए ये क्या है, ये पादप विषाणु है। और जो पहला वायरस खोजा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोबैक मोसेक, ये टोबैको मोसेक जो है यही पहला क्या है, वायरस है। तो ये क्या है असल में, ये एक पादप विषाणु है, यानी पादप को रोग देने वाला विषाणु है। इसके अलावा अगर हम बात करें जंतु विषाणु की, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं हम। मुझे बताइए, क्या आपको कभी सर्दी हुई है? निश्चित तौर पर हुई होगी, पर ये सर्दी आखिर होती क्या है? तो सर्दी असल में क्या है, ये भी एक प्रकार का वायरस है, और इसको हम कह सकते हैं क्या, इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा क्या होता है, तो ये जंतु विषाणु होता है, जो कि ये जंतुओं को प्रभावित करता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में सामान्यतः क्या होता है, डीएनए होता है, और कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। ये देखिए, ये इसका आकार है। अब मुझे बताइए, क्या इस आकार को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे हाँ सर, हमने पिछले पूरे साल न्यूज में जो कोरोना का आकार देखा है वो भी क्या है, लगभग ऐसा ही है। तो ऐसा इसलिए कि कोरोना क्या है, वो भी एक जंतु विषाणु है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, तीसरा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, मतलब जो जीवाणु को ही वायरस लग जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके आकार की अगर हम बात करें तो ये ऐसा है। आप कहेंगे सर ये आकार तो हमने अभी अभी देखा है, तो देखिए बिल्कुल आपने देखा है। जब हम ये स्लाइड डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि जीवाणुओं के ऊपर जो वायरस लग रहे हैं वो क्या है, इसी आकार के हैं। तो ये होती है वायरस के बारे में क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। पर जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारी जो एग्जाम है फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा किससे आते हैं, तो बीमारियों से आते हैं। तो हमें बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वायरस से जुड़ी जो पहली बीमारी है जिससे आपके सवाल आ सकते हैं वो है एड्स। अब ये नाम सुन के अगर मैं बात करूं तो जैसे लोग आज कोरोना से डर रहे हैं, वैसे कुछ सालों पहले इस नाम से भी डर जाते थे। इसके बारे में अगर मैं और बात करूं तो ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब कि खून के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अब इस बीमारी का डर क्यों होता था बहुत ज्यादा, तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया है, तो अगर उसको बुखार भी हो गया या फिर उसको कुछ शरीर में एक छोटा सा घाव भी हो गया, तो बुखार उसका ठीक होगा नहीं और वो खास खास के मर जाएगा, या फिर जो घाव है वो ठीक नहीं होगा और खून जो है बहता ही चला जाएगा, पर जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। पर सवाल तो अभी भी वही है कि सर एड्स बीमारी में आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए इसका जवाब छुपा है इसके फुल फॉर्म में। एड्स का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इस किस वायरस के कारण होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, ठीक है। ये नाम भी आपने सुना होगा। पर आप अगर बात करें तो सर ये एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं बात करूं हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में क्या होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। और अगर आपको एड्स हो जाए तो ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण आप क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है यही क्या करता है, आपको अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यक ताकत देता है। पर अगर आप पिछले सालों को और ध्यान से देखें और उसमें जो अवेयरनेस कैंपेन एड्स के खिलाफ चलाए गए हैं उनको अगर देखें, तो उनमें ये समझाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो आप उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि एड्स जो है ये छूने से नहीं फैलता है। इसके अलावा जब भी एड्स होता है तो व्यक्ति को हम बड़ी घिन की नजरों से देखते हैं कि इसने जो है कुछ आपत्तिजनक कार्य किया है जिसके कारण इसको एड्स हुआ है।
पर असल में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर शेविंग करवाने गए हैं और जो नाई था वो क्या करना भूल गया, ब्लेड बदलना भूल गया, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, जो दूसरे को एड्स था वो उसकी ब्लेड के कारण आपके शरीर में आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एड्स क्या हो, सेक्स के जरिए ही ट्रांसफर हो। ठीक है। एड्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी बीमारी है पोलियो। पोलियो जिसके बारे में अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, 2 बूंद जिंदगी के। पर यह डायलॉग आया क्यों? तो देखिए, अगर मैं पोलियो बीमारी की बात करूं तो बड़ी ही घातक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का एक पांव छोटा हो जाता है और एक पांव बड़ा हो जाता है। पर सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पोलियो जो होता है ये एक्चुअली एक वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर में सीधा किसको प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पर सर ये वायरस शरीर में आता कैसे है? क्योंकि एड्स तो ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है, ये कैसे आता है? तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, खराब खाना खाते हैं या फिर खराब सैनिटेशन का प्रयोग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये वायरस हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र ही क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और हमारा शरीर की हड्डियां क्या होती है, सिकुड़ने मुड़ने लग जाती हैं। पर सर इतनी घातक अगर ये बीमारी है तो इससे बचे कैसे? तो देखिए, यहाँ पर सावधानी ही क्या है, इलाज है। क्योंकि पोलियो अगर एक बार आपको हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। पर सर अमिताभ बच्चन तो कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के, तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पोलियो के लिए क्या करी गई है, वैक्सीन डेवलप करी गई है, टीका डेवलप करा गया है। सर ये वैक्सीन टीका क्या होता है? तो देखिए, जब कोई बीमारी का छोटा डोज आपको दे दिया जाता है तो उसी को हम वैक्सीन या टीका बोलते हैं। ये हम आज के सेशन में जब स्मॉल पॉक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में इस बात को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो वैक्सीन टीका अगर आपने करवा लिया है तो ही आप पोलियो से बच सकते हैं, अदरवाइज इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है अभी। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी अगली बीमारी जो है वो है चेचक, जिसको हम बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। पर सर एक बात हम पूछना चाहते हैं कि ये चेचक जो बीमारी है या फिर चिकन पॉक्स जो बीमारी है, इसे इंडिया में बड़ी माता या छोटी माता इस नाम से क्यों प्रचलित किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए है कि इन बीमारियों में क्या होता है, जो शरीर है, पूरे शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। हम भारत में अगर मैं बात करूं तो हम ये मानते हैं कि ये जो शरीर पर दाने पड़ रहे हैं ये असल में क्या है, ईश्वर का प्रकोप है। ईश्वर आपसे नाराज है, जिसके कारण क्या हुआ है, आपके शरीर पे ये दाने जो है आने लग गए हैं। माता जो है वो आपको आ गई है, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। पर अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं तो मुझे लगता है हो सकता है कि आप ये मान्यता जो है उसको स्वीकार ना करें। अब इसमें आपको एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा अभी भी, सर बड़ी माता, चेचक को बड़ी माता और चिकन पॉक्स को छोटी माता आखिर क्यों कहा जाता है, बड़ी और छोटी क्यों? तो देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि स्मॉल पॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में पहले क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। ये इतनी खतरनाक होती थी कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हुई है तो उसमें से क्या होता था, 30% लोग जो हैं वो सीधे सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और इसके अलावा जो 70% लोग बचते थे उनके शरीर पर बहुत लंबे समय के लिए क्या हो जाते थे, निशान बन जाते थे, जिससे पहचान में आता था कि इन्हें स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी जो है हो चुकी है। अब इसी बीमारी से जुड़ी अगर मैं और बात करूं डिटेल में, तो देखिए इस बीमारी के खिलाफ ही क्या बनी है, दुनिया की पहली वैक्सीन बनी है। पहली वैक्सीन हाँ जी स्मॉल पॉक्स के लिए ही बनी थी, और ये नाम आपने सुना होगा, एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही क्या करा था, पहली वैक्सीन बनाई थी। पर सर अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि वैक्सीन टीका एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए
कि जब स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में फैल रहा था तब एक महिला थी जिनका नाम है सारा नेम्स। इन्होंने कहा कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि मुझे जो है काउपॉक्स हो चुका है। तब एडवर्ड जेनर ने इनसे पूछा, समझाइए जरा अपनी बात को डिटेल में। तो उन्होंने कहा कि जो काऊ है मैं उसके संपर्क में रहती हूँ और काऊ के जरिए मुझे क्या हो गया, काउपॉक्स हो गया है, जिसमें मेरे शरीर पर क्या बन जाते हैं, ब्लू निशान बन जाते हैं। इन निशानों के कारण जो स्मॉल पॉक्स है वो मुझे नहीं हो पाता है। अब जब इस बात की तफ्तीश करी किसने, एडवर्ड जेनर ने, तो उन्होंने ये पाया कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही परिवार की बीमारियां हैं, पर जो काउपॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स का क्या है, एक छोटा डोज है। तो उन्होंने ये समझा कि अगर किसी बीमारी का एक छोटा डोज व्यक्ति को दे दिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या करता है, उस बीमारी की से पहचान बना लेता है और उसके जो वायरस हैं उनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। अभी जो कोरोना वैक्सीन आ रही है उसमें भी यही किया जा रहा है। असल में घबराइए मत, पर कोरोना का एक छोटा डोज आपके शरीर में डाला जा रहा है जिससे लड़के आपका शरीर समझ जाएगा कि असली कोरोना से उसको कैसे लड़ना है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म करने के लिए एडवर्ड जेनर ने क्या करा, एक बच्चे को काउपॉक्स दिया। अब जब उन्होंने बच्चे को काउपॉक्स दिया तो बच्चा क्या हो गया, बीमार पड़ गया। पर काउपॉक्स से जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक स्थिति नहीं बनती है, तो बच्चा क्या हो गया, वापस से ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या करा गया, एक स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट से सैंपल लिया गया और वो जो सैंपल है वो किसको लगाया गया, इसी बच्चे को, फिलिप्स को लगाया गया और पाया गया कि फिलिप्स जो है वो स्मॉल पॉक्स से क्या रहा है, बिल्कुल अप्रभावित रहा है। तो इससे समझ में आया कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ये भी क्या है, बीमारियों के खिलाफ एक कारगर इलाज है। पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको बीमारी का स्मॉल डोज जो है निकालना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। अब अगर हम बात करें किसकी, स्मॉल पॉक्स के बाद चिकन पॉक्स की, तो अब चिकन पॉक्स जो है ये भी आप देख सकते हैं कि क्या है, स्मॉल पॉक्स के जैसी ही बीमारी है, पर यहां पर क्या है, थोड़ा अंतर है। अंतर कैसे, अब इस चिकन पॉक्स में क्या होता है, थोड़े से अलग तरीके दाने बनते हैं। इसके अलावा वहां पर हमने देखा बहुत तेज बुखार आता है स्मॉल पॉक्स में, और चिकन पॉक्स में क्या होता है, थोड़ा हल्का बुखार आता है। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, जानलेवा है। पर चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स की तरह जानलेवा नहीं है। ठीक है, अब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की तरह मैंने देखा है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, ये एक और बीमारी में बड़े कंफ्यूज होते हैं जो कि खसरा। ठीक है, अब चेचक बड़ी माता तो किससे होती है, वेरिओला वायरस से होती है। छोटी माता किससे होती है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। एग्जाम से पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए, वेरिओला वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, अब जो खसरा मीजल है ये किससे होती है, तो ये होती है मोरबेली वायरस से। अब सर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स तो हम समझ गए, पर ये खसरा मीजल्स क्या है, तो देखिए ये भी स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के जैसी बीमारी है। इसमें भी क्या होता है, निशान पड़ते हैं, पर ध्यान से देखिए चिकन पॉक्स में निशान क्या है, थोड़े बड़े हैं, पर खसरा मीजल्स जो हैं यहां पर निशान क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं। इसके अलावा ये जो रैशेस हैं ये कहां पर पड़ते हैं, तो अधिकतर ये रैशेस कहां पाए जाते हैं, व्यक्ति के गले पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगली बीमारी है रेबीज। ये बीमारी तो आप सबने सुनी ही होगी कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है। पर सर कुत्ते के काटने से आखिर बीमारी कैसे हो सकती है, आप कहेंगे सर क्यों नहीं हो सकती है, तो देखिए मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो उसमें प्रोटोजोआ के सेशन में मैंने आपको बताया था कि कुत्ते के काटने से, सॉरी कुत्ता नहीं, मच्छर के काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। पर असल में हमें मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी डालता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। उसी तरह से कुत्ते के काटने से आपको कोई बीमारी नहीं होती है।
कुत्ते की जो लार होती है असल में उसमें एक वायरस होता है। कौन सा वायरस? रेब्डो वायरस। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए रेब्डो वायरस। अब ये जो वायरस है ये क्या करता है, कुत्ते की लार से आपके शरीर में आ जाता है। सर कैसे मान ले हम आपकी बात, क्योंकि हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि कुत्ते के काटने से आपको होगा। अगर कुत्ते का नाखून भी आपको लग जाता है तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। तो सर अगर आपकी बात सही है तो फिर तो हमें कुत्ते पालना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे भी हमें रेबीज हो सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। हम जो कुत्ते पालते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम रेगुलर इंटरवल पर समय समय पर टीके लगवाते हैं, जिसके कारण उनसे हमें बीमारी नहीं हो सकती है। पर जो रास्ते चलते कुत्ते होते हैं उन्हें टीके नहीं लगते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में क्या होता है, ये रेब्डो वायरस जो है हो सकता है। और ये वायरस जो है उनके शरीर से क्या होता है, उनकी लार के जरिए हमारे खून में एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये हमारी जो नर्व्स है उनके जरिए कहाँ पहुंचता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब मुझे बताइए इस बीमारी में क्या होता है। तो निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। थैंक गॉड, पहले तो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, पर अब कम लगवाने पड़ते हैं। अब इंजेक्शन क्यों लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि जिसको भी ये वायरस लगा है, रेब्डो वायरस, उसको क्या होता है, वो पागल होने लग जाता है, क्योंकि ये बीमारी क्या होती है, दिमाग तक जाके असर करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा या सुना होगा कि इस वायरस से क्या कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो कुत्ते की तरह क्या करता है, जबान निकालकर हाँफने लग जाता है, जैसे कुत्ता जीभ हिलाता है। तो ये इसलिए क्योंकि ये वायरस दिमाग से फिर कहाँ एंटर करता है, हमारी सलाइवा और दूसरे अंगों में एंटर करता है। सर इस वायरस का फिर इलाज क्या है? तो देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए इसके लिए क्या करा जाता है, इसको होते से ही इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार कुत्ते के काटने के बाद अगर ये वायरस प्रभावी होने लग गया 1 महीने या उसके बाद, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसके प्रभावी होने के पहले कुल मिला के आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अब इसके बाद हमारी अगली बीमारी है इन्फ्लुएंजा फ्लू। अब मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो है इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू आखिर इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब बर्ड फ्लू है, या फिर क्या इसका मतलब स्वाइन फ्लू है, या फिर क्या इसका मतलब सर्दी है? तो देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसका मतलब ये सभी है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये असल में क्या है, फ्लू के प्रकार हैं। मतलब कि फ्लू जो है किसी एक वायरस से नहीं होता है, फ्लू कई सारे वायरस से होता है। अगर ये बर्ड्स के जरिए आप तक आ रहा है तो ये बर्ड फ्लू है। अगर ये सुअर के कारण आप तक आ रहा है तो ये स्वाइन फ्लू है। और अगर ये किसी और वायरस के कारण नॉर्मल सर्दी के रूप में आ रहा है तो फिर ये क्या है, कॉमन कोल्ड का वायरस है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं वायरस के तौर पे भी क्या लिखा है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा लिखा है। अब ये सभी अधिकतर हमारी किसको प्रभावित करते हैं, तो जो हमारी श्वास नली होती है उसको प्रभावित करते हैं। और इनमें क्या होता है, सर्दी और बुखार और शरीर में दर्द, ये इसके क्या है, मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। सर फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर फ्लू में और ये जो कोरोना है, कोविड-19 है, इसमें क्या फर्क है। तो देखिए, अगर मैं इसको आपको समझाने जाऊं तो असल में इन्फ्लुएंजा की ही जैसी एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सार्स। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये बीमारी किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। अब इसको और इन्फ्लुएंजा को हम अगर साथ में समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों में वायरस तो अलग अलग है लेकिन लक्षण क्या है, लगभग लगभग दोनों के समान है। जैसे देखिए, फ्लू की अगर हम बात करें तो फ्लू में क्या होता है, 1 से 4 दिन के अंदर जो है लक्षण नजर आने लग जाते हैं, कुल मिलाकर हमारी नाक बहने लग जाती है। पर कोरोना में क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति पे डाउट है कोरोना का, मान लीजिए विदेश से आया है,
तो उसे क्या कहा जाता है कि आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए, क्योंकि 14 दिन में क्या होता है, इसके लक्षण जो है नजर आने लग जाते हैं। अब ये जो हम कोविड-19 कह रहे हैं, ये असल में क्या है, ये सार्स कोविड 2 वायरस है, ठीक है, सार्स CoV-2 वायरस है। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं तो सार्स के अंदर कई सारे प्रकार के कोरोना वायरस आते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली जिसके कारण हमें 2020 में कोरोना की महामारी का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या है, सार्स कोविड 2, जिसका हमने नाम क्या रख दिया है, कोविड-19, ठीक है। अब वहीं इधर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने समझा, फ्लू जो है वो कई सारे वायरस से हो सकता है, जिसमें बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू भी आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में फ्लू के अगेंस्ट क्या है, काफी ज्यादा इम्यूनिटी है, इसलिए हमें इससे बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है। पर अगर स्थिति बुरी हो तो एक मामूली सर्दी भी क्या कर सकती है, जान ले सकती है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अभी देखा होगा कोरोना की हाल ही के समय में वैक्सीन लाई गई है। तो ये वैक्सीन क्यों लाई गई है, क्योंकि कोरोना जो है उसके लिए हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो तैयार नहीं है, जिसलिए क्या करा गया है, वैक्सीन जो है वो लाई गई है, ताकि हम इसके लिए भी क्या हो जाए, सर्दी की तरह तैयार हो जाए। प्रिवेंशन, देखिए सावधानी ही जब तक वैक्सीन आपको लग नहीं जाती इलाज है, तो ये चीज आपको कोरोना के लिए समझना चाहिए। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा शरीर या तो खुद ठीक कर लेता है या फिर एंटीबायोटिक्स लीजिए, फ्लू के शॉट वगैरह लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते, काफी हद तक दोनों बीमारियां क्या हैं, समान है और बहुत हल्के हल्के अंतर हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने छींक देता है तो उसके जो छींक के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, बीमारी लग जाती है। मैं समझता हूं आप ये अभी तक तो समझ ही चुके होंगे कि हम मास्क क्यों पहन रहे हैं। हम मास्क इसलिए पहन रहे हैं ताकि अगर हमें बीमारी है तो हम वो बीमारी दूसरे को ट्रांसफर ना कर दें। तो ये थी इन्फ्लुएंजा और सार्स की बात। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी अगली बीमारी, जो कि है मेनिंजाइटिस। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। सऊदी अरेबिया में 1980s में एक घटना हुई। लोग जो है मक्का मदीना जाकर जो है वापस अपने घर गए। जब वापस लोग अपने घर गए तो क्या हुआ, एकदम से वो बीमार पड़ने लग गए। उनका शरीर जो है वो कमजोर होने लग गया और उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म होने लग गई। इसके अलावा लोगों का जो मस्तिष्क है, सिर जो है वो क्या होने लग गया, एकदम से फूलने लग गया। अब जिसके बाद क्या हुआ, लोगों की एकाएक मौत होना शुरू हो गई। अब इसके बाद जब लोगों की जांच की गई तो जांच में ये पाया गया कि लोगों के मस्तिष्क में क्या हो रहा है, जो उनका दिमाग है और उसके अलावा जो उनकी मसल्स है, उनके बीच में क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। अब ये लेयर क्या होने लग गई थी, फूलने लग गई थी। अब इस मेनिंजिस लेयर के फूलने का मतलब जरा क्या होगा समझिए। मुझे बताइए, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि ये मस्तिष्क है। अब लेकिन अगर मेनिंजिस फूलेगी तो क्या होगा? तो अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो वहां पर आपने समझा होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसका प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, क्रेनियम कपाल बना होता है। लेकिन जो क्रेनियम कपाल है वो भी क्या होता है, काफी कठोर होता है। इसीलिए कपाल और हमारा जो मस्तिष्क है उसके बीच में एक नरम कुशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस। जैसे हेलमेट के अंदर क्या होता है, कुशन होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर ये फूलेगा तो मुझे बताइए इसका वजन किस पर आएगा? निश्चित तौर पे इसका वजन हमारे दिमाग पर आएगा और इससे मस्तिष्क को क्या होगा, बुखार हो जाएगा। और मस्तिष्क को बुखार होना मतलब पूरे शरीर को क्या होना, हानि पहुंचना। तो ये जो मेनिंजिस बीमारी है ये क्या हुई, ये पूरे फैलने लग गई जो लोग मक्का मदीना से आए थे उनको। अब ये क्यों फैलने लग गई? क्योंकि ये असल में क्या थी, ये असल में एक वायरस था, मेनिंजाइटिस वायरस। इसके अगर मैं बात करूं तो आपने इसीलिए वर्तमान में देखा होगा कि क्या होता है, जब भी कोई हज वगैरह पे जाता है तो उसको पहले बहुत सारा वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है,
उसके बाद ही जाने दिया जाता है, ताकि ये जो घटना मैंने आपको बताई, ऐसी घटना जो है और ज्यादा अंजाम जो है ना दे पाए। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली बीमारी है हर्पीज, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सर ये सारी बीमारियां तो हम समझ रहे हैं, पर सवाल कैसे आएंगे? तो देखिए, जो हम कहानी समझ रहे हैं, इसी कहानी के जरिए आपको याद रखना है कि कौन सी बीमारी क्या है। सबसे प्रमुख सवाल तो यही रहता है कि जैसे अब मैं बात करूं सपोज मेनिंजाइटिस की, तो ये वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है कि किससे हो रही है? इसके अलावा सवाल का कोई निश्चित क्राइटेरिया हम दे नहीं सकते, पर आपकी जो हमारी जो कहानी है उसी में से क्या होगा, आपके सवाल जो है बैठ जाएंगे। जैसे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कौन सी बीमारी है, तो अभी तक आपने जो समझी उनमें सबसे प्रमुख बीमारी मस्तिष्क वाली कौन सी हो जाएगी? निश्चित तौर पे मेनिंजिस हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस क्या दे दिए जाएंगे? निश्चित तौर पे इन्फ्लुएंजा या सार्स जैसे ऑप्शन डालेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे किस पर प्रभाव करती है? श्वास नली पे या हमारे फेफड़ों पर प्रभाव करती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको बनाकर दिए जा सकते हैं। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी, ये पूछ सकते हैं, तो जवाब क्या रहेगा? हर्पीस रहेगा। अब लेकिन सर ये हर्पीस में होता क्या है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उस व्यक्ति के से क्या होगा, ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं व्यक्ति के, वहां पर सूजन हो जाती है, और सूजन के साथ साथ क्या हो सकते हैं, निशान भी पड़ सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि निशान जो है वो प्राइवेट पार्ट्स पे ही पड़े, कोई दूसरे स्थानों पर भी प्राइवेट पार्ट्स जो है, दूसरे पार्ट्स जो है वहां पर भी निशान जो है पड़ सकते हैं। ठीक है। हर्पीस जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, एक सवाल तो यही बन जाएगा कि ये डिसीज कैसे फैलती है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अब इसके बाद हमारी अगली बीमारी है गलसुआ मम्स। अब इसके बारे में तो मैं समझता हूं आप जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति का मुंह जो है वो क्या हो जाता है, सूज जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गलसुआ मम्स में जो मम्स वायरस होता है वो असल में किस पर प्रभाव करता है, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है। अब याद करिए, हमने डाइजेशन के सेशन में भी समझा था कि हमारे मुंह में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। तो 3 लार ग्रंथियां होती है, और उन तीनों में से कौन सी एक ग्रंथि का नाम ले रहा हूं मैं? पैरोटिड ग्लैंड का नाम ले रहा हूं। तो ये क्या होती है, असल में सूज जाती है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मम्स क्या है, किससे होने वाली बीमारी है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। तो निश्चित तौर पे जवाब क्या होगा? वायरस। मम्स के बाद हमारी अगली जो बीमारी है वो है जॉन्डिस। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर पीलिया, हेपाटाइटिस, जॉन्डिस, आखिर इनमें कोई अंतर है कि ये सब एक ही बातें हैं? तो देखिए, अगर हम इनके अंतर की बात करें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जॉन्डिस कोई बीमारी ही नहीं है। हाँ, जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, ये असल में सिर्फ क्या है, एक लक्षण है। मतलब सर मुझे बताइए, क्या बुखार कोई बीमारी है? निश्चित तौर पे बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लक्षण है। अब असल में लक्षण है का मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उससे लड़ने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर के जो WBC हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जब एक्टिव होते हैं तो हमारे शरीर को थोड़ा क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। और गर्म करने से क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस शरीर में है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा दाग अच्छे हैं, वैसे ही मैं आपको कहूंगा बुखार अच्छा है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि आपका शरीर क्या कर रहा है, बीमारी से लड़ रहा है। उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया, एक बीमारी होती है हेपाटाइटिस। अब ये जो हेपाटाइटिस बीमारी है ये असल में कई प्रकार की होती है, आप कह सकते हैं ABCDE, ठीक है। और ABCDE ये जो मैं आपको प्रकार बता रहा हूं, इन प्रकारों में क्या होता है, इनमें से आप पकड़ लीजिए एक प्रकार है हेपाटाइटिस B। तो उस प्रकार के कारण क्या होता है, हमें जॉन्डिस होता है। सर उस प्रकार के कारण जॉन्डिस होता है, इसका मतलब क्या है?
तो देखिए जॉन्डिस में असल में क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वो क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, बिलीरुबिन होता है। क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, जो कि क्या होता है, यकृत के द्वारा जो है काम करता है। अब ये जो बिलीरुबिन है ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो हम फीसस यानी मल का त्याग करते हैं या फिर जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें क्या होता है, मिल जाता है, जिसके कारण फीसस या मूत्र इनका कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, तो पीला होता है। पर अगर ये फीसस या फिर हमारे मूत्र में मिलने की जगह किस में मिल जाए, खून में मिल जाए, तो उससे क्या होगा, हमें जॉन्डिस हो जाएगा और हमारा पूरा शरीर क्या होगा, पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई। इसी जॉन्डिस को हम क्या कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये असल में क्या है, ये हेपेटाइटिस का लक्षण है। ठीक है, इसीलिए इसका वायरस क्या है, हेपेटाइटिस है। और जिस तरह से जो मम्स है, गलसुआ है, ये लार को प्रभावित करता है, उसी तरह से पीलिया किसको प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए इसमें जैसा कि मैंने कहा शरीर पीला पड़ जाता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, व्यक्ति का जो वजन है वो एकाएक क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। मतलब अगर किसी को पीलिया हो गया है और आप उससे 5 महीने 6 महीने बाद मिलेंगे तो आप पाएंगे कि उसको 15-20 किलो वजन क्या हो चुका है, ऐसे ही कम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली बीमारी है वो है चिकनगुनिया, और उसी के साथ में हम समझेंगे डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी हम जानते हैं। अब इन बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो इनको आप समझ सकते हैं जैसे हमने प्रोटोजोआ को समझा था उसके जरिए। सर प्रोटोजोआ, तो देखिए प्रोटोजोआ में हमने समझा था कि मच्छर या मक्खी के काटने से क्या होता है, हमें बीमारियां होती है। ठीक है, जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर अगर आपको काट ले तो उससे क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। पर वहीं हमने समझा था कि मलेरिया असल में मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया जो है मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होता है। उसी प्रकार से चिकनगुनिया जो है ये भी मच्छर के काटने से नहीं होता है। असल में जो एडिस एजिप्टी मच्छर होता है उसके अंदर क्या होता है, चिकनगुनिया विषाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वायरस आपको लगता है। तो ध्यान दीजिए, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है से होने वाली बीमारी है, पर चिकनगुनिया या डेंगू क्या है, तो ये मच्छर के अंदर पाए जाने वाले वायरस से होने वाली बीमारी है। अब इनमें होता क्या है, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बीमारी के क्या होते हैं, कई सारे लक्षण जो है हो सकते हैं, पर प्रमुख लक्षण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, इसके अलावा लाल दाने जो हैं शरीर पर बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मुख्य क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि चिकनगुनिया क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए वायरस है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सबसे ज्यादा जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। हाँ जी, एक ऐसा वायरस जिसके कारण क्या होता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब डेंगू की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किस नाम से मशहूर है, तो ये जो है हड्डी तोड़ के नाम से मशहूर है, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। ठीक है, चिकनगुनिया और हड्डी तोड़ बुखार यानी डेंगू, दोनों में आप देख सकते हैं करीब करीब समान बातें लिखी हैं, लाल दाने बन जाना या फिर जोड़ों में दर्द होना वगैरह। पर यहां पे अगर मैं बात करूं, एक प्रमुख बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आप बुक्स की बात करें तो आपने देखा होगा चिकनगुनिया या डेंगू ये हमारे पूरे विश्व में कहां पर प्रभावी होते हैं, तो ये विश्व में प्रमुख तौर पे जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर प्रभावित होते हैं। तो सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो मच्छर रहता है चिकनगुनिया या डेंगू वाला, इन मच्छरों को पनपने के लिए क्या चाहिए होती है, इनको गंदगी चाहिए होती है, और इसके अलावा इनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। मुझे बताइए मच्छर कहाँ कब आते हैं आपके घरों में ज्यादा, निश्चित तौर पे गर्मी में ज्यादा आते हैं।
तो ये जो गर्मी और गंदगी है ये इनको कहाँ मिलती है? ये इनको ट्रॉपिकल एरियाज जो रहते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होते हैं वहां मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो चिकनगुनिया है या डेंगू है ये अधिकतर कहाँ होता है? ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है या फिर अफ्रीका के लोगों को ज्यादा होता है। इसी के विपरीत इन्फ्लुएंजा जो होता है, सर्दी के जो वायरस होते हैं उनको पनपने के लिए क्या चाहिए? ठंड चाहिए। तो इसीलिए जो ठंडे प्रदेश है जैसे अमेरिका वगैरह, वहां ज्यादातर क्या होता है? सर्दी होती है। और वहीं पर हम देख सकते हैं कि कोरोना क्या है, हमारे देश के मुकाबले, भारत के मुकाबले कई गुना घातक जो है असर दे रहा है। ठीक है। और यहीं पर एक वायरस इन्हीं के जैसा होता है, जीका वायरस। ठीक है। अब डेंगू की अगर हम बात करें तो ये किस वायरस से होता है? नाम आपको पता होना चाहिए, आर्बो वायरस। इसके कारण क्या होता है? डेंगू की बीमारी होती है। अब इसी के साथ मैं समझता हूं कि सारे के सारे वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये सेशन समझ आया हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा उसमें हम जो है पादप आकारिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।